पिछले वर्ष के मुकाबले बजट इस वर्ष में आप क्या अंतर देखते हैं? मध्य प्रदेश में आज तक के इतिहास में शायद मुझे लगता है कि इतना बड़ा आकार बजट का कभी नहीं रहा। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि आप कर्ज ले रहे हो। बजट के आकार से कर्ज का कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं। ये ज्ञान था बजट को करते थे, लेकिन इस बार ज्ञान ही क्यों कर दिया आपने? नहीं, ज्ञान ही है। केंद्र सरकार ने भी मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति की सराहना की है। हिंदुस्तान में बहुत कम गिने चुने प्रदेश हैं जहां पर रेवेन्यू सरप्लस रहता है, उनमें मध्य प्रदेश भी है। नमस्कार, पब्लिक वाणी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो शख्सियत हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन वो आज के हीरो हैं। आज के हीरो इसलिए आज उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश किया है वर्ष 2026-27 का, और छठी बार बजट पेश करने का उन्हें मौका मिला है। और वो शख्सियत हैं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता तथा वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा जी। उनको हम इसलिए भी बात कर रहे हैं कि जिस तरह से उनके पास पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उनके पास है और खर्च करने की जिम्मेदारी है उनके पास है, तो आज हम उनसे रूबरू करा रहे हैं आपसे। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, पहले तो पब्लिक वाणी में बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मृगन जी। मैं जानना चाहता हूं कि जो पिछले वर्ष के मुकाबले बजट इस वर्ष में आप क्या अंतर देखते हैं, क्या अलग मानते हैं इस बजट को? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो पिछला बजट प्रस्तुत किया था वो 4,21,000 करोड़ का था। उसका आकार, हालांकि मध्य प्रदेश में आज तक के इतिहास में शायद मुझे लगता है कि इतना बड़ा आकार बजट का कभी नहीं रहा, लेकिन यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की इच्छा शक्ति और काम करने की दृढ़ संकल्प मजबूत है, और उन्होंने इस बात को कहा है कि आने वाले पूरे 5 साल में बजट को हम दोगुना करेंगे। तो मुझे खुशी है कि लगातार बजट को उन्होंने आकार को बढ़ाया है। पहले 4,21,000 करोड़ का था, आज 4,38,317 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज प्रस्तुत हुआ है। जनता ने जो भरोसा व्यक्त किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, तो सरकार का भी अपना दायित्व है कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए काम करे। तो हमने बजट को इसी दृष्टि से लिया कि जब जनता क्या चाहती है, क्योंकि जनता का पूरा अधिकार है, जनता के द्वारा टैक्स दिया जाता है और उसी टैक्स को जनता के विकास के काम में, लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में खर्च किया जाता है। तो हमने ये प्रयास किया, पिछले बजट में लगातार जितने भी बजट पेश किए हैं, हमने आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए थे कि जनता क्या चाहती है, कैसा बजट चाहती है, उनका क्या सोच है। बहुत बड़ी संख्या में अभी भी सुझाव आए थे। फिर प्रबुद्ध जनों को भी हमने बुलाया, बजट के जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको भी हमने बजट पूर्व संवाद एक बड़ा आयोजन भोपाल में किया था, पिछली बार भी हमने किया था। काफी प्रबुद्ध जन और विषय विशेषज्ञ आए थे, उन्होंने भी काफी सुझाव दिए और हमने पूरी कोशिश की, हमारे वित्त विभाग के सारे अधिकारियों ने उन सब सुझावों के ऊपर मंथन किया और हमने प्रयास किया कि उन सुझावों को हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट में सम्मिलित करें। मुझे खुशी है कहते हुए कि बजट लगातार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, और पूंजीगत कार्यों के लिए हमने विशेष तौर से प्रावधान किया है। अभी भी हमने राजस्व मद में करीब 3,08,658 करोड़ का हमने राजस्व में व्यय रखा है, राजस्व व्यय का, और पूंजीगत में हमने 80,266 करोड़ का रखा है। पूंजीगत जो व्यय होता है, जो सरकार कर्जा लेती है, तो उस कर्जे का उपयोग केवल पूंजीगत कार्यों में हम करते हैं, राजस्व मद में बिल्कुल नहीं करते। राजस्व मद में केवल वही होता है कि स्थापना का खर्च हो, वेतन भत्ते और पेंशन, इस प्रकार के खर्चे होते हैं, लेकिन उसमें
नहीं करते। इसलिए जितना भी काम अभी किया है, और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 स्तंभ बताए हैं, आधारभूत स्तंभ जो बताए हैं कि 4 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया है। पहला उन्होंने नारी, गरीब, किसान और युवा, ये 4 स्तंभ उन्होंने बताए मध्य प्रदेश की सरकार ने भी। और जब बजट हमने बनाया तो चारों बातों का हमने बहुत फोकस किया है। चारों बातों पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि बजट का स्वरूप जो है या बजट हम उनके प्रावधान उसमें करें। फिर खुशी की बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल, गत वर्ष जो अभी वर्तमान वित्तीय वर्ष जो चल रहा है उसमें उद्योग वर्ष के रूप में उन्होंने घोषित किया था, और उसके भी परिणाम अच्छे आए। कई निवेश आए और मध्य प्रदेश में उद्योगों के मामले में उद्योगपति आए, कानक्लेव हुई, बड़ी बड़ी कानक्लेव हुई, सीएम खुद गए, तो उसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिला, सरकार को भी उसका लाभ हुआ। अभी खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने किसान कल्याण वर्ष 2026 घोषित किया है। तो आज मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब बजट प्रस्तुत करने के बाद ली थी, आप भी उसमें मौजूद थे, मैंने सारे मद जो किसान कल्याण, किसान से संबंधित जितने राशि आवंटित किए, फिर चाहे फसल बीमा की हो या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है या किसान की फसल के मामले में उपज अच्छी हो जाए, किसान को कहाँ कहाँ लाभ मिल सकता है, किसान सम्मान निधि केंद्र की भी आ रही है, प्रदेश की भी आ रही है, तो हमने पूरी कोशिश की और सर्वस्पर्शी सभी वर्गों का समावेश उसमें हो जाए। और कुछ प्रमुख ऐसे विभाग हैं जो एजुकेशन है, हेल्थ है, एरिगेशन है, ऐसे सारे विभाग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पंचायत ग्रामीण विकास में काफी, हाँ ग्रामीण विभाग, नगरीय विकास, हाँ नगरीय विकास, हमने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की कि इनमें जनता से जुड़ा हुआ, जनता से सीधा सीधा जुड़े हुए विभाग हैं, तो इनमें ज्यादा से ज्यादा राशि आवंटित करने का हमने प्रावधान किया है। और मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में जो विकास हो रहा है वो सबके सामने है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि आप कर्ज ले रहे हो, लोन आपके ब्याज देने के लिए, क्या ऐसी स्थिति है क्या? रेवेन्यू सरप्लस है मध्य प्रदेश सरकार की, जो आय के साधन है राजस्व प्राप्त करने के। आप देखा होगा कि रेवेन्यू सरप्लस होना वित्त विभाग के लिए, वित्त प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ब्याज की बात बार बार मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास, मैं जब से वित्त मंत्री भी बना हूं, इसके पहले भी मैं सुनता आया हूं, जब ये विपक्ष में ही है, बार बार बजट के आकार से कर्ज का कोई संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। हर व्यक्ति अपने यहां भी अगर कोई व्यापार करता है तो बैंक से लोन लेकर के काम करता है और वो अपना व्यापार चलाता है, धीरे धीरे वो कर्ज चुकाता है। तो हिंदुस्तान में कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा कि जो कर्जा नहीं लेता होगा। कर्ज लेने के भी नियम है, एफआरबीएम का नियम है, भारत सरकार का भी उसमें परमिशन होती है, और जीएसडीपी का 3%। तो हमने लिमिट में ही कर्ज लिया, जब भी कर्ज लिया लिमिट में लिया, 3% के अंदर लिया। और रेवेन्यू सरप्लस जो होता है उससे हम ब्याज भी उसी में, ब्याज के पैसे भी हम उसी से देते हैं, जो सरकार की आय के साधन है उसी से हम ब्याज चुकाते हैं। तो रेवेन्यू सरप्लस, और जो पैसा फिर ब्याज चुकाने के बाद भी जो रहता है उसको पूंजीगत कारणों में हम खर्च करते हैं। तो ये खुशी की बात है। और ऋण लेना मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है, ऋण नहीं, मैं तो इसको कहता हूं कि निवेश है। जो भी ऋण लेते हैं वो डेवलपमेंट में काम आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में आते हैं। सड़कें बनती है, तालाब बनते हैं, स्टाफ डैम बनते हैं, सिंचाई योजनाएं चलती है, महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल, पुल, पुलिया, अगर ये सब काम चलेंगे तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा और रोजगार भी मिलेगा, व्यापार भी होगा। रेती, सीमेंट, गिट्टी, लोहा सब लोग होंगे और मजदूरी मिलेगी, कारीगर काम करेंगे, तो डेवलपमेंट होगा। और कब आदमी को बुरा लगना चाहिए कि डिफॉल्टर हो गए, कर्ज नहीं दे रहे हैं, और बहुत सारे कर्ज की अलग अलग लिमिट होती है। केंद्र का जो कर्जा लिया वो 50 साल के लिए,
बिना ब्याज के उस राज्यों को एक व्यवस्था दी है केंद्र सरकार ने। अब वो धीरे 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 हम पटाते हैं, कोई 25 साल के लिए लेते हैं, कोई 10 साल के लिए लेते हैं, कोई कम ब्याज पे लेते हैं, तो इस प्रकार से धीरे धीरे देते हैं। लेकिन अगर डेवलपमेंट अगर करना है किसी भी प्रदेश में, और कई कंट्री में भी, बड़ी बड़ी कंट्री है वहां पर भी अगर उनकी भी अगर जानकारी लेंगे तो वो भी कर्जा लेकर के विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस बार बार इस प्रकार की बात करती है। मैं एक बात मैंने फ्लोर पर भी कही थी विधानसभा के, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब भी कर्जा लिया पूंजीगत कार्यों में ही खर्च किया, एक नया पैसा कभी वेतन भत्ते में नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार के उदाहरण है, रिकॉर्ड उठा करके देख ले कि उस सरकार में वेतन भत्ते स्थापना का खर्च उन्होंने पूंजीगत कर्जा लेकर के उन्होंने इधर खर्च किया। और आज अगर ईमानदारी से जनता के पास जाकर के अगर ये कांग्रेस के लोग पूछे, मध्य प्रदेश में घूमेंगे तो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, 2 लेन 4 लेन 8 लेन, सिंचाई की कई योजनाएं चल रही है, सिंचाई का रकबा बढ़ गया, एजुकेशन में मेडिकल कॉलेज कितने खुल गए, सांदीपनी विद्यालय कितने खुल गए, शुद्ध जल का प्रबंध किया, बच्चों के स्कूल का प्रबंध किया, लाडली बहना योजना चल रही है, खाते में पैसे डाल रहे हैं, किसान सम्मान निधि डाल रहे हैं, 1 क्लिक करो पैसे डाल रहे हैं। कांग्रेस मैदान में जाकर के बात करे, अपने गिरेबान में झांक करके देखे, तो मुझे लगता है कि करनी और कथनी में उनके बहुत अंतर है। उन्होंने कुछ किया नहीं। और मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब भी बनी, अभी भी है, पहले भी बनी, तब तब काम हुए विकास के, डेवलपमेंट के, और इसीलिए जनता के ऊपर से जनता का भरोसा कांग्रेस से उठ गया। इसीलिए बिहार में साफ हो गए। पूरे हिंदुस्तान के प्रदेशों में देखें कितनी जगह कांग्रेस रही है, बहुत कम प्रदेशों में कांग्रेस रही है, और धीरे धीरे लोग उसको नकार रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में भी विकसित मध्य प्रदेश, विकसित भारत बनाने के उस संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश सरकार भी अग्रणी है। तो मतलब अपन ये कहें इसको कि आप जो ऋण ले रहे हैं ऋण नहीं निवेश है, निवेश है। और जो आप पैसा दे रहे हैं, मतलब जो भी ब्याज की बात हो रही, तो जो अपने आय के सोर्स है उसी से ब्याज उसी से ब्याज दे रहे हैं। अभी तक जैसे आपका यहाँ ये ज्ञान था, बजट को करते थे, लेकिन इस बार ज्ञान ही क्यों कर दिया आपने? नहीं, ज्ञान ही है, लेकिन उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, इन दो का काम भी मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी शुरू किया है। तो ये सराहनीय है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, हम धन्यवाद देते हैं। जब मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने भी मध्य प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति की सराहना की है, कहा कि जो 11 स्टेट हैं जिसमें आर्थिक स्थिति अच्छी, वित्तीय स्थिति अच्छी है, कि वहाँ तो उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। हिंदुस्तान में बहुत कम गिने चुने प्रदेश हैं जहां पर रेवेन्यू सरप्लस रहता है, उनमें मध्य प्रदेश भी है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन, हमारे वित्त विभाग के सारे अधिकारी बहुत अनुभवी लोग हैं, उन्होंने अथक प्रयास करके, परिश्रम करके ये बजट तैयार किया है। ये इसके लिए वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, और मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व है। अगर ये कहें संक्षेप में इस बजट को आप कैसा देखते हैं, प्रमुख चीज क्या है बजट की, आप संक्षेप में अगर आपसे बात करें? एक तो सबसे बड़ी बात है, नवाचार भी इसमें हुए, और जिन योजनाओं का नवाचार हमने किया है उसमें प्रावधान भी किए हमने बजट के। ऐसा नहीं है कि केवल योजना चला दी केवल जनता को बताने के लिए, नहीं, जमीन पर उतरे इसके लिए हमने प्रावधान भी किया। तो कुल मिलाकर के हम जो कह रहे हैं उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये तो आपकी इसकी बात हुई, आज जो बजट पेश किया, आपके पास एक बहुत बड़ा विभाग है वाणिज्यिक कर, उससे पैसा अर्निंग करते हो फिर खर्च करने की जिम्मेदारी, तो आप वाणिज्यिक कर से क्या देख रहे हैं? अगली साल क्या आबकारी नीति में कुछ परिवर्तन हो रहा है, या आपके बजट वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ करने के लिए? जीएसटी, पंजीयन, आबकारी, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, फॉरेस्ट, ये सारे विभाग हैं जिनसे सीधा सीधा टैक्स के रूप में जो पैसा आता है बड़े हैं, और जीएसटी उसमें प्रमुख है। तो निश्चित रूप से हमने हमेशा बढ़ाया है,
नहीं, जिससे अपन बात करेंगे वाणिज्यिक कर आपके पास है, जीएसटी भी उसमें है, आबकारी भी है और रजिस्ट्री भी। सबसे ज्यादा तो आय तो आपके विभाग से होती है बिल्कुल मध्य प्रदेश सरकार को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि दोनों तीनों विभाग ऐसे हैं जिनसे काफी बड़ी राशि आती है। मध्य प्रदेश की आबकारी नीति को लेकर चर्चा हुई कि क्या कब तक घोषित हो जाएगी, इस तरफ कोई चर्चा वगैरह? मुझे लगता है कि उसमें काफी गंभीरता से विचार विमर्श हो गया है हाँ। और मुझे लगता है बहुत जल्दी नीति सामने आएगी। ये थे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त वाणिज्यिक कर मंत्री जगदीश देवड़ा, जो आज 18 फरवरी के मध्य प्रदेश के हीरो हैं। हीरो इसलिए कि आज उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के 2026-27 का बजट पेश किया। बजट उन्होंने 6वीं बार पेश किया है, लेकिन वित्त मंत्री के रूप में अगर देखा जाए तो 7वीं बार इसलिए कि कोरोना काल में, मतलब 2020-21 के बजट में ऑर्डिनेंस लाकर बजट पेश पारित किया गया था, क्योंकि उस समय स्थिति क्या थी, बातचीत, लोग मिल नहीं सकते थे, इस कारण दूरियां बना हुआ था। लेकिन मैं जो ये बजट है तो उनका 6वां, लेकिन 7वीं बार उन्होंने 7 साल के बजट के लगातार मध्य प्रदेश इस चीज को संभाली है। आपने पब्लिक वाणी को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक वाणी का और आपका, मृगन जी।